हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपके ई के पांचवा चैप्टर जो है आपका पावर वायरिंग, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आपके इंटरनल वायरिंग से संबंधित लगभग 60 या 70 क्वेश्चन बताए थे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी जब तक कुछ लोग जुड़ते हैं तब तक आपको हम बता देते हैं कि मार्केट में सार्थक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक आई है, तो उसके बारे में बता देते हैं। उसको हमने देखा है और देखा है कि उसमें कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, मार्केट में जो सार्थक की क्वेश्चन बैंक आई है, वो क्वेश्चन बैंक मतलब बिल्कुल समझिए कि आप जल्दबाजी में उसको मतलब कि बेचने के लिए या किसी मकसद से उसको जल्दी से बनाया गया है। तो उसमें जो है क्वेश्चन जो है सारे हिंदी में तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जैसे लेते हैं, अगर जैसे कि आप ई ड्राइंग का लेते हैं, क्वेश्चन बैंक लेते हैं, तो आप पूरे क्वेश्चन बैंक में केवल 70 या 80 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पाएंगे। 70 से या 80 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पाएंगे। और पूरे ई में मतलब पूरे बुक से आप केवल 70 या 80 क्वेश्चन पाएंगे। और जो आपके बुक की जो क्वेश्चन बैंक है, उसकी कीमत जो है, उसकी कीमत 60 रुपये है। एक क्वेश्चन बैंक की कीमत 60 रुपये है। तो आप समझ सकते हैं केवल 70-80 क्वेश्चन है और 60 रुपये का एक क्वेश्चन बैंक है। तो क्वेश्चन बैंक बिल्कुल इंग्लिश में से हिंदी में नहीं है। और जो उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे इंग्लिश में ही दिए गए हैं और आउट ऑफ सिलेबस ही हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं। बहुत कम क्वेश्चन ही सिलेबस से हैं। तो हमने जो आपको वीडियोस वगैरह और पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड किया है, वो हम केवल क्वेश्चन सिलेबस से देख कर बनाए हैं। तो क्वेश्चन आपको जो है सिलेबस से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो चलिए इसको हम बाद में बात करते हैं। अब हम अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं पावर वायरिंग पर। तो इसके पहले वाले वीडियोस में हमने इंटरनल वायरिंग पढ़ा था। इंटरनल वायरिंग आपको बताया था इन शॉर्ट में कि इंटरनल वायरिंग क्या होता है। अब देखिए, वायरिंग जो होता है, एक इंटरनल वायरिंग होता है, एक पावर वायरिंग होता है। ऐसा नहीं है कि एक इंटरनल वायरिंग होता है एक एक्सटर्नल वायरिंग होता है। एक्सटर्नल नहीं होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है पावर वायरिंग। तो इंटरनल वायरिंग हमने पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग। तो देखिए, पावर वायरिंग क्या होता है। देखिए, हमने यहाँ पे नोट किया है पावर वायरिंग क्या है। तो पावर लोड के लिए की जाने वायरिंग वायरिंग जो होती है वो पावर वायरिंग कहलाती है। अब पावर लोड क्या मतलब है, पावर लोड की श्रेणी में कौन कौन आते हैं। जैसे देखिए, लाइट फैन हो गया। और लाइट फैन के लोड के अलावा जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल लोड होते हैं, चाहे वह घरेलू कार्यों में उपयोग होते हों, चाहे वह इंडस्ट्री वगैरह में, वो सभी क्या होते हैं, पावर लोड की श्रेणी में आते हैं। और वही पावर लोड के लिए की जो वायरिंग की जाती है उसी को हम पावर वायरिंग बोलते हैं। और आपका पावर वायरिंग जो होता है दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है 15 एम्पियर का सॉकेट, जिसमें आपके क्या आते हैं, हीटर, कूलर, रेफ्रिजरेटर आदि के लिए पावर वायरिंग की जाती है। और दूसरा जो वायरिंग होता है आपका मोटर आदि के लिए होता है। ठीक है। तो मतलब पावर वायरिंग आपको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 15 एम्पियर का सॉकेट, इसके अंतर्गत हीटर, कूलर, रेफ्रिजरेटर आदि के लिए पावर वायरिंग की जाती है। और दूसरा है आपका मोटर, मोटर आदि के लिए। और देखिए, जो पावर वायरिंग होता है इसके लिए हम इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल फिर 50 व 51 का प्रयोग पालन करते हैं। तो अगर आप इसका थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने बुक से या यूट्यूब पे सर्च के किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर टाइम कम है, इसलिए हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि पावर वायरिंग में चालकों को ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है मेटल कंड्यूट पाइप, दूसरा है पीवीसी कंड्यूट पाइप, तीसरा है वुडन पाइप, चौथा है एनी ऑफ एबव। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि पावर वायरिंग में चालकों को ले जाने के लिए कौन सी पाइप का प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए, जो सही ऑप्शन है पहला ऑप्शन सही है। पावर वायरिंग में चालकों को ले जाने के लिए मेटल कंड्यूट पाइप का प्रयोग किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पावर वायरिंग की जाती है। पहला ऑप्शन है दीवारों पर, दूसरा है छत पर, तीसरा दीवार के भीतर, चौथा एनओटी मतलब नन ऑफ एबव। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। इजी क्वेश्चन है कि पावर वायरिंग कहाँ की जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन सही है। पावर वायरिंग जो होता है दीवारों पर की जाती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि आईई रूल मतलब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 50 और 51 किससे संबंधित है। पहले ही बता दिए आपको कि पावर वायरिंग के लिए किस रूल को फॉलो किया जाता है।
तो इसमें जो है आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पावर वायरिंग, दूसरा अर्थिंग, तीसरा प्लेट रेंजर प्लेट, चौथा NOT मतलब नन ऑफ एबव। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 50 और 51 जो होता है पावर वायरिंग से संबंधित होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि मोटरों के वायरिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। पहला ऑप्शन है सरफेस कंड्यूट वायरिंग, दूसरा है क्लीट वायरिंग, तीसरा बैटन वायरिंग, चौथा NOT। तो आप जल्दी से बताइए कि मोटरों के वायरिंग के लिए हम कौन सा वायरिंग प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है पहला ऑप्शन सही है, कंड्यूट सरफेस कंड्यूट वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कराए कि निम्न में से कौन सा पावर वायरिंग का पार्ट नहीं है। पहला ऑप्शन है 5 एम्पियर सॉकेट, दूसरा है बुशिंग, तीसरा है पावर सॉकेट, तीसरा चौथा है NOT नन ऑफ एबव। तो इसका आंसर जो सही है निम्न में से पावर वायरिंग का पार्ट नहीं है। तो 5 एम्पियर सॉकेट जो है आपका पावर वायरिंग का पार्ट नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि पावर वायरिंग में स्टार्टर की फर्श से ऊंचाई होती है। पहला ऑप्शन देखिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया है 1.5 मीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है 3.0 मीटर, तीसरा 8.0 मीटर, चौथा है NOT। तो इसका जल्दी सही आंसर होगा, आप बताइए जल्दी से कि पावर वायरिंग में स्टार्टर की फर्श से ऊंचाई जो होती है 1.5 मीटर होती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि पावर वायरिंग जो होती है भूमिगत ट्रंच से ले जाई जाती है तो ट्रंच की गहराई कितनी रखी जाती है। अगर पावर वायरिंग जो होता है आपका भूमिगत ट्रंच से ले जाई जाती है तो ट्रंच की गहराई कितनी रखी जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 50 सेमी, दूसरा है 60 सेमी, तीसरा 20 सेमी, चौथा है 15 सेमी। इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा, अगर पावर वायरिंग भूमिगत ट्रंच से ले जाई जाती है तो ट्रंच की गहराई जो होती है लगभग 20 सेमी होती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोटर हमेशा फर्श पर स्थापित की जाती है, इसके लिए निर्मित नींव की फर्श की ऊंचाई रखी जाती है। क्वेश्चन है कि मोटर हमेशा फर्श पर स्थापित की जाती है तो इसके लिए निर्मित नींव की फर्श की ऊंचाई रखी जाती है, कितनी रखी जाती है। देखिए पहला ऑप्शन है 20 से 50 सेमी, दूसरा है 50 से 70 सेमी, तीसरा है 10 से 20 सेमी, चौथा है NOT नन ऑफ एबव। तो जल्दी से इसका आंसर करिए, इसमें कौन सा सही है। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि यदि इंडक्शन मोटर 15 HP का है तो इसके लिए स्टार्टर होगा। पहला ऑप्शन है DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, दोनों NOT। आप लोग सोच रहे होंगे कि पावर वायरिंग में भी इंडक्शन मोटर कहाँ से आ गया। तो इसका आप सिलेबस जाके देखिए, वहाँ पे दिया है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी है उसमें और 3 फेज इंडक्शन मोटर भी है। मतलब कि सिंगल फेज और 3 फेज इंडक्शन मोटर के करंट का कैलकुलेशन करना है, उसी संबंधित क्वेश्चन है। और इस चैप्टर में तो पावर वायरिंग में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल भी है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, यही सब टॉपिक हैं। तो इसीलिए ये सब टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं। तो क्वेश्चन का आंसर इसमें जो सही होगा दूसरा ऑप्शन सही है। इंडक्शन मोटर अगर 15 HP का है तो इसके लिए स्टार्टर जो होगा आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोटर नहीं पावर वायरिंग में मोटर स्विच व स्टार्टर मोटर के पास ही लगाना चाहिए। पहला ऑप्शन है एस, दूसरा है नो। जल्दी से बताइए एस या नो। पावर वायरिंग में मोटर स्विच व स्टार्टर मोटर के पास ही लगा होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन है यस, क्योंकि पावर वायरिंग का रूल ये कहता है कि पावर वायरिंग में जो मोटर स्विच जो मोटर स्टार्टर है उसके पास ही लगा होना चाहिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप केबल से संबंधित है। अब सोचेंगे केबल इसमें कहाँ से आ गया, तो इसमें केबल भी दिया गया है कि केबल की साइज कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक केबल के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए। पहला ऑप्शन है लो कास्ट, दूसरा हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तीसरा हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, चौथा ऑल ऑफ एबव।
आप लोग इसका आंसर बताइए कि केबल के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा होना चाहिए, लो कास्ट का, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ का, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए एक केबल के लिए जो इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए वो कम कीमत का भी होना चाहिए, उसका परावैद्युत सामर्थ्य जो है हाई होना चाहिए, यांत्रिक सामर्थ्य भी हाई होना चाहिए, इसलिए इसमें आपका जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी केबल से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि केबल के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए, बी एसिड प्रूफ, मतलब एसिड से उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। दूसरा है बी नॉन इन्फ्लेमेबल, मतलब कि इन्फ्लेमेबल ज्वलनशील ना हो। तीसरा है बी नॉन हाइग्रोस्कोपिक, और चौथा है ऑल ऑफ एबव। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। केबल के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए। आप लोग इतने दिन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको तो पता ही हो गया होगा कि जिसमें ऑल ऑफ एबव दिया रहता है अक्सर वो ऑल ऑफ एबव वाला ही ऑप्शन सही होता है, क्योंकि उस प्रकार के क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शन ऐसे बनाए जाते हैं कि उसमें वो बेसिक इसमें है कि केबल के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए। अब इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज है ये कि ऐसा होना चाहिए, तो इसलिए इसमें चौथा ऑप्शन सही है। बाकी सब में ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ एबव ही सही हो, लेकिन क्वेश्चन के समझ के अनुसार आपको आंसर करना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि पावर वायरिंग का HR हॉरिजॉन्टल रन होता है। पहला ऑप्शन है आपका 2.5 मीटर, दूसरा है 4.0 मीटर, तीसरा है 0.5 मीटर, चौथा है NOT। तो आप बताइए कि पावर वायरिंग का HR होता है, जो इसमें देखिए सही ऑप्शन है पावर वायरिंग का HR जो होता है 2.5 मीटर। देखिए ये सब पावर वायरिंग के रूल से क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आपको बुक से पढ़ना होगा या फिर कोई यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कि पावर वायरिंग में मोटर की स्थिति दीवार से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 2 मीटर, 0.70 मीटर, 5 मीटर, NOT। जल्दी से आंसर करिए कि पावर वायरिंग में मोटर की स्थिति दीवार से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन सही है, 0.770 मीटर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, करा कि पावर वायरिंग में प्रयोग किए जाने वाला एल्युमिनियम चालक होता है। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया है 2.5 mm स्क्वायर, 4 mm स्क्वायर, 6 mm स्क्वायर, 0.6 mm स्क्वायर। आप लोग बताइए कि पावर वायरिंग में जो एल्युमिनियम चालक प्रयोग किया जाता है उसका नाप कितना होता है, 2.5, 2, 4, 6, 0.6। देखिए इसको जो सही आंसर है कि पावर वायरिंग में जो एल्युमिनियम चालक प्रयोग किया जाता है वो 2.5 mm स्क्वायर का होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पावर वायरिंग में एक सर्किट में कितने अर्थिंग सेट होते हैं। पावर वायरिंग में एक सर्किट में कितने अर्थिंग सेट होते हैं। पहला है 3, दूसरा 4, तीसरा 2, चौथा NOT, नन ऑफ एबव। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिए कि पावर वायरिंग में एक सर्किट में कितने अर्थिंग सेट होते हैं। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन सही है, 2 अर्थिंग सेट होते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, करा कि पावर वायरिंग इंस्टॉलेशन में रिजिड या कंड्यूट पाइप का उपयोग करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है यस या नो। तो जल्दी से बताइए यस या नो। पावर वायरिंग इंस्टॉलेशन में रिजिड या कंड्यूट पाइप का उपयोग करना चाहिए। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है यस, क्योंकि पावर वायरिंग रूल के नियम के अनुसार पावर वायरिंग इंस्टॉलेशन में रिजिड या कंड्यूट पाइप का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि मोटर में स्टार्टर व मोटर टर्मिनल बॉक्स के बीच किस प्रकार की कंड्यूट लगाना चाहिए। मोटर में स्टार्टर व मोटर टर्मिनल बॉक्स के बीच किस प्रकार की कंड्यूट लगाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है इसमें आपका रिजिड, रिजिड कंड्यूट, फ्लेक्सिबल कंड्यूट, बोथ, NOT। कंड्यूट जो होगा आपका रिजिड कंड्यूट होगा या फिर फ्लेक्सिबल कंड्यूट होगा,
या फिर रिजिड व फ्लेक्सिबल दोनों होगा? तो जल्दी से बताइए, स्टार्टर व मोटर टर्मिनल के बॉक्स के बीच कौन सा कंड्यूट लगाना चाहिए? देखिए इसमें सही ऑप्शन है वो है फ्लेक्सिबल कंड्यूट लगाना चाहिए मोटर व स्टार्टर और मोटर टर्मिनल बॉक्स के बीच। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मोटर सर्किट में फ्यूज किससे सुरक्षा प्रदान करता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर बताइए कि ओवरलोड से पहला ऑप्शन है, कि दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड से, तीसरा है ओपन सर्किट और चौथा है एनओटी मतलब नन ऑफ एबव। मोटर सर्किट में फ्यूज किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो देखिए इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन आपके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से लिया गया है। तो क्वेश्चन है आपका कि यदि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कैपेसिटर जो है शॉर्ट सर्किट है तो मोटर स्टार्ट नहीं होगा, या फिर द मोटर विल रन इन द सेम डायरेक्शन एट अ सेड रेड्यूस्ड स्पीड, तीसरा है द मोटर विल रन इन द रिवर्स डायरेक्शन, चौथा है एनओटी। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिए, चार ऑप्शन हैं इसमें। देखिए जो सही ऑप्शन है वो आपका, अगर सिंगल फेज मोटर का कैपेसिटर हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो आपका मोटर जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि DOL स्टार्टर में फ्यूज किससे सुरक्षा प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, दूसरा है ओवर वोल्टेज होना चाहिए, ओवर विलेज गलती से टाइप हो गया है, तीसरा है ओवर करंट, चौथा है ओवरलोड। तो DOL स्टार्टर में फ्यूज किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो जल्दी से इसका आंसर करिए, पहला ऑप्शन सही है इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि इनमें से कौन सा इंटरनल वायरिंग का प्रकार है? पहला ऑप्शन है क्लीट वायरिंग, दूसरा कंड्यूट वायरिंग, तीसरा CTS वायरिंग, चौथा है AOA मतलब ऑल ऑफ एबव। तो कौन सा इंटरनल वायरिंग का प्रकार है? तो आपने पढ़ा होगा इंटरनल वायरिंग चार प्रकार के होते हैं, क्लीट, कंड्यूट, बैटन वायरिंग। अब इसमें बैटन वायरिंग तो दिया नहीं है, तो जो CTS वायरिंग है वो बैटन वायरिंग का ही एक टाइप है। तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कराए कि मोटर इंस्टॉलेशन में फ्लेक्सिबल कंड्यूट का मैक्सिमम लेंथ क्या है? मोटर इंस्टॉलेशन में फ्लेक्सिबल कंड्यूट का मैक्सिमम लेंथ क्या है? ये तो आपको बता चुके हैं कि फ्लेक्सिबल कंड्यूट का प्रयोग होता है, उसका मैक्सिमम लेंथ कितना है? पहला ऑप्शन लेस देन 1.25 मीटर, लेस देन 2.25 मीटर, लेस देन 3.5 मीटर, और चौथा है एनओटी नन ऑफ एबव, नन ऑफ दीज। तो इसमें से सही आंसर बताइए आप लोग कि मोटर इंस्टॉलेशन में फ्लेक्सिबल कंड्यूट का मैक्सिमम लेंथ क्या है? पहला ऑप्शन इसमें सही है लेस देन 1.25 मीटर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। करा कि केवल लाइटिंग पॉइंट के लिए एक परिपथ में अधिकतम कितना लोड कनेक्ट किया जा सकता है? चार ऑप्शन है 500 वाट, दूसरा है 750 वाट, तीसरा 800 वाट, चौथा है 1000 वाट। तो केवल लाइटिंग पॉइंट के लिए एक परिपथ में अधिकतम कितना लोड कनेक्ट किया जा सकता है? देखिए इसमें सही ऑप्शन है, आप इंटरनल वायरिंग में पढ़े होंगे कि केवल लाइटिंग पॉइंट के लिए हम एक परिपथ में अधिकतम 800 वाट लोड कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्न में से वायरिंग की विधि है, वायरिंग का मेथड कौन कौन सा है इसमें से? पहला ऑप्शन है जॉइंट बॉक्स, दूसरा है टी बॉक्स, तीसरा लूप इन सिस्टम, चौथा ऑल ऑफ एबव। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन सही है। ये जो तीन विधियां दी गई हैं ये वायरिंग की ही विधि हैं, तो इसमें चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक इलेक्ट्रिक लाइन में स्विच को निम्न में से किस वायर से कनेक्ट किया जाता है?
तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है अर्थ से या फिर फेस से या फिर न्यूट्रल से या फिर नॉट कनेक्टेड। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इलेक्ट्रिक लाइन में स्विच को निम्न में से किस वायर से कनेक्ट किया जाता है। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रिक लाइन में स्विच को जो है फेज से कनेक्ट करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 28 कि सप्लायर फ्यूज विच इज प्रोवाइडेड इन डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम। देखिए इस क्वेश्चन के लिए किसी ने कमेंट किया था कि जो हमने ये क्वेश्चन पहले भी लिया है, किसी टॉपिक पर लिया होगा, तो उसमें शायद गलती से गलत आंसर मार्क कर दिया था। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग कि सप्लायर फ्यूज विच इज प्रोवाइडेड इन डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम। आफ्टर द एनर्जी मीटर, बिफोर द एनर्जी मीटर, बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, चौथा है आफ्टर द मेन स्विच। जल्दी से इसका आंसर करिए। देखिए जो क्वेश्चन गलत हो जाया करे या फिर रॉन्ग हो जाया करे तो उसके लिए केवल कमेंट में ही आप मैसेज में कमेंट को कर दिया करिए। आप लोग व्हाट्सएप या फिर फ़ोन मत करिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम टाइम है तो उनको डिस्टर्ब होता है। और फिर बाकी आपके लिए पीडीएफ बनाना, फिर पीडीएफ से वीडियो बनाना तो बहुत टाइम लगता है। अब एक क्वेश्चन के पीछे अगर हम पढ़े रहेंगे तो और बाकी का सब्जेक्ट, बाकी के चैप्टर जो हैं उनको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको उसका आंसर सही पता है तो या फिर अगर कोई कुछ रॉन्ग लग रहा है क्वेश्चन में तो आप कमेंट करिए, जब हम फ्री होंगे तो उसका आंसर आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे देंगे। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन सही है, आफ्टर द एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर के बाद फ्यूज को प्रोवाइड किया जाता है डोमेस्टिक वायरिंग में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 30 करा के जनरली मेन स्विच को लगाया जाता है। पहला ऑप्शन है छत पर, दूसरा दीवार पर, तीसरा फर्श पर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जनरली मेन स्विच कहाँ लगाया जाता है, इसमें सही ऑप्शन है आपका दीवार पर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है कि वर्कशॉप लाइटिंग के लिए निम्न में से कौन सा वायरिंग उपयुक्त होता है। वर्कशॉप लाइटिंग के लिए निम्न में से कौन सा वायरिंग उपयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है केसिंग केपिंग, दूसरा बैटन वायरिंग, तीसरा कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, चौथा है सरफेस कंड्यूट वायरिंग। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। वर्कशॉप लाइटिंग के लिए कौन सा वायरिंग उपयुक्त होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसका आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा। अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन देखिए, 30 क्वेश्चन देखा जो कि पावर वायरिंग पर आधारित था। अब अगले वीडियो में हम आपका इस EDD का छठा चैप्टर लेके आएंगे, जो भी हो। अब पावर वायरिंग में केवल इतना ही क्वेश्चन। अगर आप लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि थ्योरी में बहुत ज़्यादा पावर वायरिंग से संबंधित रूल दिए गए हैं। तो उन सभी रूल्स जो हैं आपके मेन पॉइंट्स हैं। तो उतना सारा क्वेश्चन तो हम बना नहीं सकते कि अब पावर वायरिंग पर ही आधारित रहें, सारे क्वेश्चन उसी पे बनाएं। तो अब हम अगला क्वेश्चन जो है शायद आपका अंडरग्राउंड केबल है क्या, तो उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।